गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी के प्री से संबंधित फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का शुरुआत करने जा रहा हूं। आज पहला वीडियो है। कुल 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आप लोग को, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया, वहां से आप पीडीएफ फ्री में आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो। देखिए, वेद और ब्राह्मणों की निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ए ऋग्वेद तैत्तिरीय, बी यजुर्वेद ऐत्रेय, सामवेद कौशितकी और अथर्ववेद गोपद। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कि एक सुमेलित है। ब्राह्मणों और वेद का अगला रूप ब्राह्मण होते हैं, उसका बताइए। तो अब जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा डी क्या है? अथर्ववेद गोपद। अब जानते हैं सामवेद का शतपथ ब्राह्मण होता है, यजुर्वेद का आपका तैत्तिरीय होता है, और ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशितकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में भारत आए थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो अब जानते हैं मेगास्थनीज आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा जो हमारा था वो क्या सिंधु नदी के किनारे था? धोलावीरा, लूनी नदी, लोथल, भोगवा नदी, कालीबंगा, घग्घर नदी। मतलब कौन ऐसा स्थल है जिस उस नदी के किनारे सुमेलित नहीं है, मतलब वहां पे नहीं है। तो अब जानते हैं धोलावीरा लूनी नदी, लोथल भोगवा रिवर सही है, कालीबंगा घग्घर रिवर, वहीं क्या है हड़प्पा सिंधु ना होके रावी है। ठीक ना, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ठीक, ये सिंधु का कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। कौन सा दर्शन सुमेलित नहीं है? ए सांख्य दर्शन गौतम, उसके संस्थापक कौन थे? योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन कपिल, और वैशेषिकी दर्शन चारवाक। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 6 दर्शन है, जिनमें से 4 दर्शन के बारे में उल्लेख किया गया। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं सांख्य दर्शन गौतम दिए थे, योग दर्शन पतंजलि, और न्याय दर्शन कपिल, और वैश्विक दर्शन चारवाक। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, कौन सा सुमेलित है। देखिए, सांख्य दर्शन का कपिल थे, न्याय दर्शन गौतम थे, और योग दर्शन ये। तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, नहीं के जगह पे कौन सा सुमेलित है। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा है? बी हमारा योग दर्शन पतंजलि, क्योंकि सांख्य दर्शन का कपिल थे, समझे, और योग तो पतंजलि, और न्याय दर्शन गौतम बुद्ध, और वैशेषिकी के लिए कन्नाद ऋषि थे। ठीक ना, कन्नाद ऋषि, ये हो गया। चलिए, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? कौन? महाभिनिष्क्रमण प्रथम उद्देश्य, बी निर्वाण बुद्ध का ज्ञानोदय, धर्म चक्र परिवर्तन उनके भौतिक अस्तित्व का अंत, महापरिनिर्वाण गृह त्याग। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। अब जानते हैं कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है क्या, कि वो घर का जब गृह त्याग करते हैं तो उससे, तो ये गलत हो गया। फिर निर्वाण मतलब होता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वही बुद्ध का ज्ञानोदय, तो ये सही हो गया, ये सही है। वहीं पे धर्म चक्र परिवर्तन मतलब कि जब पहला उपदेश दिए थे, तो इनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, आपको ये बात पता भी है, ये इसका हो जाएगा, ये गृह त्याग हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण जब अपना शरीर का जब त्याग करते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। कौन सा बोध संगीति सम्मिलित नहीं है? ए प्रथम बोध संगीति राजगीर में सही है, बी द्वितीय बोध संगीति वैशाली में, सी तृतीय बोध संगीति पाटलिपुत्र में, और डी चतुर्बोध संगीति गुजरात में। तो आपको बताने में कौन सा सम्मिलित नहीं। तो आप जानते हैं कि इसमें से जो चतुर्बोध संगीति हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। ठीक ना, कश्मीर में हुआ था, इसीलिए इसका कौन सा गलत है? ये गलत है। ठीक, बाकी 3 सही है, तो इसका ये
अब आपको ये बताना है कि कौन से राजा शासन काल में ये सारे संगीति हुए थे। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको पता, ए ग्रीक, बी अरमाइक, सी खरोष्टी और डी उपरोक्त में से सभी। तो आपको जानते हैं कि अशोक का जो अभिलेख है वो 4 भाषा में लिखा गया, ग्रीक में भी लिखा गया, अरमाइक में भी लिखा गया, खरोष्टी में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में भी लिखा गया, ठीक ना। तो इसका क्या होगा आंसर? सभी, उपरोक्त में से सभी। आप इसको लगा के, आप इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद आप याद देखिएगा कि आपका जहाँ जो भी वीक पोर्शन हो तो आप उसे अभी तुरंत आप रिवीजन करके और उसे सही कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिकों को लिया गया, समझे। सय्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? ए आजीवक संप्रदाय, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी उत्तर मीमांसा। तो आपको बताना है कि अनेकवाद हो या सय्यादवाद हो, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसमें अनेकांतवाद का कहने का अर्थ है कि जैसे इनका कहना है कि कई तरह के, मान इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे कि एक हाथी है, 7 अंधे लोगों को सामने रख के पूछा गया कि क्या चीज़ है, तो सभी ने अलग अलग बताया कि हाँ ये तो लग रहा है दीवार है, ये लग रहा है पिलर है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो इसीलिए अनेकांतवाद का कहा गया। और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अभी हमारे पास डिस्क्रिप्शन करने का, मतलब कि डिस्क्राइब करने का ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन कंप्लीट करना है और चीज़ें को आपको बताना है कि कौन से टॉपिक से आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप इसे समझते चलिए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? ए दीवाने रियासत, बी दीवाने अर्ज, सी दीवाने ईसा और डी दीवाने कोही। तो आप जानते हैं कि इसमें से कौन सा था पत्राचार वाला? दीवाने ईसा। तो आप बताइए, दीवाने रियासत क्या था? बाजार हुआ था। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य से संबंधित था। कोही क्या था? कृषि से संबंधित था। चलिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को इस नाम से जाना जाता था। ए 40 तुर्क गुलाम अमीर, बी पोलो का खेल, सी तांबे के सिक्के और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसका क्या था? चहलगानी मतलब हुआ 40। जैसे हम लोग यहाँ सामंत प्रथा था, उसी तरह से ये उन लोगों के लिए 40 तुर्क गुलाम अमीर लोग होते थे, 40 में बट के और राजा शासन करते थे। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? ये होगा, ठीक है, 40 तुर्क गुलाम अमीर। निम्नलिखित में से किसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो अब जानते हैं रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? ए बलबन ने, ठीक है। बलबन ही ने दीवाने अर्ज किए थे, विभाग का स्थापना किए थे, और इन्होंने रक्त और लोहे की नीति का पॉलिसी को अपनाए थे। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी महिपाल और डी देवपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जानते हैं कि भागलपुर में है, तो इसका स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल, ठीक ना। तो आप याद रखिए, धर्मपाल ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था? ए अलबरूनी, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी अमीर खुसरो, डी इब्न बतूता। तो आप जानते हैं कि जो किताब उल हिंद जो लिखा गया है वो गजनी के समय में लिखा गया था, और उनके समय में कौन आए थे भारत? ये अलबरूनी ने, ठीक है, अलबरूनी। चलिए, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? ए बहार खान लोहानी, बी बैरम खान, सी मेदनी राय, डी इस्लाम शाह। तो अब जानते हैं कि उसके यहाँ सामंत के रूप में उसके काम करते थे इनके पिताजी शेर खान का, जिसको शेरशाह सूरी कहा जाता है। तो किसके अंदर में काम करते थे? सामंत बहार खान लोहानी, समझे। तो इन्होंने एक बार जब फरीद खान एक ही तलवार में जब शेर को गर्दन को, मतलब एक ही बार में तलवार से काट दिया गया, तब से उनको शेर खान की उपाधि दिया गया था, इनके द्वारा, बहार खान लोहानी द्वारा, ठीक। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। दूसरा, मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपने जागीरों पर प्रशासन का अधिकार था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो अब जानते कि मनसबदारी कौन लाए थे, अकबर ने लाए थे, ठीक ना। अकबर जात और सवार करके दो थे जो कि उन्हें पद दिया जाता था कि आपके पास इतना पद है और आपके पास इतना सैनिक रखना है। तो ठीक है, वो मीर बख्शी जो उनका सेना नायक होते थे, प्रमुख सेना का, उनके सिफारिश पे राजा उनको नियुक्त करते थे, ये बिल्कुल सही। लेकिन मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों पर प्रशासन करने का अधिकार था? नहीं, ये कुछ ही को था, बट सबको नहीं था। राजस्व एकत्र होता था, राजस्व जागीरों पर प्रशासन उनके अधिकार में नहीं था, सारा अधिकार, ये लोग सामंत नहीं थे, ये लोग उसके अंडर में काम करते थे, अकबर के अंडर में, और ये इनका ट्रांसफर होते रहता था इस जागीर से उस जागीर, इसीलिए ये करता है। यहाँ पे कौन सा सही होगा, सिर्फ एक, ठीक, ये सही। चलिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासन में सहायता करती थी? ए बाबर, बी शिवाजी, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो सभी जानते हैं अष्टप्रधान किनका था, शिवाजी का। शिवाजी। भारत में रिंग फेस मतलब घेरे की नीति का जन्मदाता कौन था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजेली, डी लॉर्ड डलहौजी। तो जानते हैं कि जब 1773 के बाद इन्होंने क्या किया था, रिंग फेस मतलब घेरे की नीति का यूज किए थे, इस एक पॉलिसी का यूज किए थे कि ये घेरे का नीति बफर जोन बना के और अपना एरिया को बचाना। तो इन्होंने शुरू किए थे कौन, वारेन हेस्टिंग, ठीक, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने ही शुरुआत किए थे। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? ए ब्रिटिश, बी फ्रांस, सी पुर्तगाली, डी डेनमार्क। तो अब जानते हैं टीपू सुल्तान जो क्लब स्टार्ट कर रहे थे, नए टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रहे थे, तो फ्रांसीसियों से वो अधिक जुड़े हुए थे, ठीक ना। कहाँ से, फ्रांस में आंसर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड डलहौजी। तो जानते हैं कि ये सहायक संधि जो है वो किसने शुरुआत किए थे, तो लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक ना, सी नंबर इसका होगा, ठीक। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? ठीक, ए काठमांडू की संधि, बी विराटनगर की संधि, सी सुगोली की संधि और डी यानडूब की संधि। तो आपको बताना है कि जो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद से लड़ाई खत्म होगी? तो जानते हैं सुगोली की संधि हुई थी 1914 में, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? ए पोलीगर विद्रोह, बी पाइका विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी सावंतवाड़ी विद्रोह। तो अब बताइए यहाँ पे किससे होती है, इससे क्या, आनंद मठ से क्या, इससे कौन से विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो ये हमें सन्यासी विद्रोह, ठीक ना, कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए ढाका, बी पटना, सी लखनऊ, डी लाहौर। तो अब बताइए कि कहाँ था? तो अब जानते हैं कि इसका केंद्र कहाँ था, पटना, वहाबी आंदोलन का। किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? ए संथाल विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी ताना भगत विद्रोह। तो अब जानते हैं उलगुलान तो भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ही शुरू किया गया था, तो इनका कौन सा होगा, ये बी मुंडा विद्रोह। 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ए 14 वर्ष एवं 12 वर्ष, बी 16 वर्ष एवं 14 वर्ष, सी 18 वर्ष एवं 14 वर्ष और डी 18 वर्ष एवं 15 वर्ष। तो अब जानते हैं जब शारदा एक्ट 1929 में वो आया था, उसका लेकिन 1930 से लागू हुआ था, तो इसके लिए कितना रखा गया था, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष, ठीक। मूक नायक समाचार पत्र का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? ए डॉक्टर BR आम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय। तब मूक नायक
समाचार पत्र, ये 15 दिन पे समाचार पत्र निकलते थे, प्रकाशित होता था। तो इसको किन्होंने स्टार्ट किए थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक। भारत में गठित होने वाली पहली राजनीति संस्था कौन सी थी? मतलब भारत में पहला राजनीतिक संगठन कौन सा बना? ए पूना सार्वजनिक सभा, बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, डी लैंड होल्डर एसोसिएशन। तो आपको बताने से पहला कौन सा था? तो आपको पता है कि ये 1838 में, ठीक ना, कौन सा था? लैंड होल्डर एसोसिएशन। ठीक। इनका ये पहला क्या हुआ कि भारत में राजनीतिक संगठन बना था। निम्न संस्थानों को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। मद्रास महाजन सभा, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो अब बताइए इसमें से क्या है? तो आप जानते हैं कि इसका ये हमारा क्रम सबसे पहले आपका 4th नंबर 1866 में, 1870 में, 1885 में और ये 1884 में। ठीक, ये बना। तो इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन उदारवादी नेता थे? रमेश चंद्र दत्त, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो अब जानते हैं लाल पाल बाल और अरविंदो घोष, ये 4 लोग थे गरम दल के थे, बाकी लोग नरम दल के। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? रमेश चंद्र दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिए थे? ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी कोलकाता अधिवेशन 1901, सी बेलगाम अधिवेशन 1924, डी नागपुर अधिवेशन 1920। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिए थे, समझे? तो आपको पता है कि ये अधिवेशन पहली बार भाग लिए थे 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। भारत में मत देने का अधिकार है। ए संवैधानिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी मूल अधिकार और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब जानते हैं कि 324-25 में आपका ये अधिकार दिया हुआ है मत देने का। तो अनुच्छेद 325 में, तो इसका क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार उसको कहते हैं जो संविधान में उल्लेख है अधिकार, और मूल अधिकार उसे कहते हैं जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में उल्लेख है। ठीक। और संवैधानिक अधिकार उसे कहते हैं जो एक्ट के माध्यम से बनाया गया हो। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325। तो आप जानते हैं कि जो नया अखिल भारतीय जो सेवाएं सृजित करने का जो शक्ति संविधान देती है वो अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत क्या कर सकते हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस रीति से पद मुक्त किया जा सकता है जिस रीति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब जानते हैं कि इसको जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदों से जिस विधि से हटाया जाता है। ठीक। राज्य विधानमंडल के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल हो सकता है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह और डी 6 माह। तो अब जानते हैं कि संविधान में लिखा हुआ कि 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने तक, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, समझे? इसीलिए हम लोग साल भर में 3 बार सेशन चलता है, एक हमारा बजट सेशन, फिर एगो मानसून सेशन और एगो विंटर सेशन। ठीक। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 21 है, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 39 है और डी अनुच्छेद 44। तो आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत ये निःशुल्क विधि सहायता को जोड़ा गया था वो DPSP में, नीति निर्देशक तत्व में। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद
अनुच्छेद 39A। राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो जानते हैं सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1952 में, समझा, 51 में, ये कहाँ लगा था? पंजाब में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ए अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267। तो अब जानते हैं आकस्मिक निधि 3 निधि हो जाता है, सार्वजनिक निधि हो गया, आकस्मिक निधि हो गया और लोक लेखन मतलब संचित निधि, ठीक ना। तो ये 3 निधियों में से एक आकस्मिक निधि होता है जो राष्ट्रपति का अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें 500 करोड़ रुपया रहते हैं। वह कभी भी अचानक किसी तरह का सिचुएशन आया तो वहाँ से राष्ट्रपति साइन करके प्रधानमंत्री को दे सकते हैं, इसीलिए उसको आकस्मिक निधि कहते हैं। बाद में इस निधि का क्या किया जाता है? फंड का जवाब पार्लियामेंट में दिया जाता है कि यहाँ पे खर्च हो गया। समझते किस है? ये आपका 267 में। साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए ये धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक दोनों में से कहीं पर लोकसभा या राज्यसभा किसी में हो जाए, इस तरह से एक गलत हो गया। इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल साधारण विधेयक को मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। तो केवल इसका ये होगा क्या? बी। निम्नलिखित में कौन सा गैर संविधिक निकाय है? गैर संविधिक मतलब ना उस कोई एक्ट उक्ट से नहीं बना है, कोई नियम कानून। ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये बना है। बी नीति आयोग, सी केंद्रीय सूचना आयोग, डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा है जिसमें कोई एक्ट उक्ट ना बस बना दिया गया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि नीति आयोग ना ही संविधिक है और ना ही संवैधानिक है। इसका क्या आंसर होगा? बी, ठीक है, नीति आयोग गैर संवैधानिक। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो आप जानते हैं कि जनहित याचिका PIL कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। हम लोग को भी पता है कि अमेरिका से लिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ए सच्चर समिति, बी नरसिम्हम समिति, सी रंगराजन समिति, डी के संथानम समिति। तब जानते हैं 1964 में आए थे के संथानम समिति, तो इनके ही सिफारिश पर CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को चाहे ए ग्रेड से लेके D ग्रेड तक सभी को ये क्या कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, ठीक। के संथानम समिति के सिफारिश पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, ठीक। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? ए मुंबई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी गोवा। तो भारत का पहला नगर निगम कहाँ था? ये मद्रास में, ठीक। निम्नलिखित तो कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 243 JD, बी 243 JD, सी 244 और डी 243 ZC। तो आप जानते हैं कि जिला डिस्ट्रिक्ट, तो हमने इसे याद कर लिया, जहाँ पे डी लगा हो डिस्ट्रिक्ट वही है आंसर। तो ये कितना? 243 ZD। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। दूसरा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत मानक समय के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया। तो बताइए, ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जानते हैं कि जो अक्षांशीय देशांतरीय जो डिग्री है ना, वो हमारा कितना 30 का है, लगभग 30 डिग्री है, ठीक ना। ये गलत हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन सही, इसीलिए इसका क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा हमारा केवल 2, ठीक। मानक समय हमारा 82.5 डिग्री है। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थल मंडल कहा जाता है। दूसरा, कोर बहुत भारी पदार्थ मुख्यतः निकल और लोहे से बना है। तो देखिए, मेंटल के ऊपरी परत, ऊपरी हिस्से को स्थल मंडल कहा जाता है। ये मेंटल के ऊपरी नहीं, तो मेंटल का भी 100 किलोमीटर का जो शुरू ऊपर से लेके मेंटल का भी ऊपरी परत के ऊपर का भी, मतलब कहा जाए तो मेंटल का भी 100 किलोमीटर, मतलब 75 से 100 किलोमीटर को हम लोग
उसमें लेते हैं स्थल मंडल में, इसीलिए एक स्टेटमेंट गलत है। और कोर जानते नीफे से बना हुआ है, लोहे और निकेल, तो इसका क्या आंसर होगा, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ए डाल्टनगंज कोयला, बी मयूरभंज जस्ता, और सी केंदुझर मैग्नीज, और कटनी बॉक्साइड। तो जानते हैं डाल्टनगंज में कोयला प्राप्त होता है झारखंड में, मयूरभंज जस्ता, इसमें केंदुझर में मैग्नीज बिल्कुल पाया जाता है, कटनी में बॉक्साइड पाया जाता है। तो यहाँ पे मयूरभंज में जस्ता नहीं पाया जाता है, लोहा और मैग्नीज पाया जाता है, ठीक ना। इसका कौन सा आंसर गलत है, बी मयूरभंज। मयूरभंज हो गया, केंदुझर सब उड़ीसा का पार्ट है, कटनी एमपी का, और डाल्टनगंज झारखंड। भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस मृदा में आयरन ऑक्साइड और पोटास की कमी होती है, या मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब देखो लेटेराइट मृदा, तो लेटेराइट मृदा में तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड तो भरा पड़ा है, समझे, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। और दूसरा क्या, मृदा में काजू खेती होती है, बिल्कुल होती है, कर्नाटक केरल क्षेत्र में काजू की अत्यधिक खेती होता है जहाँ पे लेटेराइट मृदा, और लेटेराइट मृदा वहीं पे बनती है जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होता है और तापमान अत्यधिक हो, मतलब बारिश हो, अंतराल में बारिश हुआ, फिर वो क्या हुआ, धूप पड़ा, फिर जमीन थोड़ा फटा, फिर बारिश हुआ, तो उससे क्या होता है ना कि ऊपर का जितने भी मिनरल है वो सारे नीचे छन के निच्छालन होते हुए नीचे चले जाते हैं, ठीक ना। तो ऊपर में एल्युमिनियम और फायरस का ऑक्साइड बच जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन सी वृक्ष की प्रजाति नहीं पाई जाती है, ए साल, बी नीम, सी शीशम, डी महोगनी। तो अब जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में साल तो राजा ही है, किंग ही कहा जाता है पर्णपाती वनों का, नीम भी प्राप्त होता है, शीशम भी है, लेकिन महोगनी ये क्या है, वो हमारा उसमें आता है फॉरेस्ट रेन में, समझे, मतलब रेनी जो फॉरेस्ट में जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है तो उसका ये है, ठीक। तो ये आर्द्र पाती वन के अंतर्गत महोगनी आता है, ठीक। निम्नलिखित कौन सा आधात्विक खनिज नहीं है, समझे, मतलब कि कौन सा धात्विक खनिज, गलत लिख दिया गया, आध्यात्मिक लिखा गया, लेकिन आधात्विक पढ़िएगा, ठीक ना। कौन खनिज नहीं है, चूना पत्थर ये तो आधात्विक है, अभ्रक भी आधात्विक है, सी क्रोमाइट, और डी जिप्सम। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा आधात्विक खनिज नहीं है, मतलब कि कौन सा धात्विक खनिज है। तो अब जानते हैं क्रोमाइट धात्विक खनिज है, ठीक। निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, ए अरावली पर्वतमाला, बी हिमाद्री श्रेणी, सी विंध्य पर्वतमाला, डी पश्चिमी घाट। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा जो पर्वत है जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक ना। तो सभी लोग इसको जनरली सभी जानते हैं कि कौन सा है, ये अरावली, जो कि आपका गुजरात का पालन से लेके राजस्थान होते हुए आपका दिल्ली के जो रायलसीमा है, मतलब कि जो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक इसकी विस्तार है, ठीक। निम्नलिखित कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा और कामबिनी, ठीक ना। तो अब बताइए इसमें से कौन सा जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये कौन सी है, कामबिनी कावेरी की है, ठीक ना, कावेरी की, ठीक ना, कावेरी की क्या है सहायक नदी, कौन सा, कामबिनी। तो बाकी सब तीनों मंजीरा, प्राणहिता और पेनगंगा क्या है, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, ये सब किसकी है, सहायक नदी गोदावरी की। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, ए सारावती, बी माही, सी वैतरणी, डी पेरियार। तो अब जानते हैं कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो आप जानते हैं वैतरणी रिवर, ठीक ना, वैतरणी रिवर पूर्व की ओर बहती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, मतलब इन चारों में से, ए अंडमान और निकोबार, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। अब जानते हैं कि सबसे पूरे भारत में सबसे बड़ा तट रेखा गुजरात का है, लेकिन उसके बाद किसका नंबर आता है, तो उसका क्या है, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो आंध्र प्रदेश का सेकेंडवा रैंक है सबसे लंबा तट रेखा, ठीक। निम्नलिखित तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राउल केला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना है, बी भिलाई इस्पात संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से
सी बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहायता से, डी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से। अब बताइए इनमें से कौन सा एक है जो कि गलत है। तो अब जानते हैं कि बोकारो और भिलाई दोनों रूस के सहायता से बना हुआ, ठीक ना। बोकारो और भिलाई को रूस के सहायता से, इसका मतलब अमेरिका के सहायता से कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं बना हुआ है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि परमाणु जो भट्टी है, परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी उससे संबंधित। तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, बी सी नरोरा उत्तर प्रदेश, डी केगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो बताइए सही है। तो जानते तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, केगा आंध्र प्रदेश में ना कर्नाटक में, ठीक ना। इसका आप याद रखिएगा, कर्नाटक में, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है, मतलब बैक्टीरिया जनित नहीं है। ए डिप्थीरिया, बी निमोनिया, सी काली खांसी, डी इन्फ्लुएंजा। तो आप जानते हैं कि मतलब बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है, मतलब बैक्टीरिया से नहीं होता है, बाकी 3 बैक्टीरिया से होता है, ये कहना चाह रहा है। अब जानते हैं इन्फ्लुएंजा हमेशा वायरस से होता है, ठीक ना। बाकी डिप्थीरिया और निमोनिया और काली खांसी ये सब। निम्नलिखित कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो अब जानते हैं ए विटामिन B3, बी विटामिन B6, सी विटामिन B7 और डी विटामिन B12। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा होता है। तो ये कौन सा होगा, ये विटामिन B6, ठीक। मानव किडनी में पाई जाने वाली पत्थरी निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक से निर्मित होती है। ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्जेलेट और डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो पथरी में जो किडनी पाया जाता है वो किडनी कहाँ पे, मतलब को किस से बना होता है। तो अब जानते हैं कैल्शियम, सी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, ये हमेशा बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। राइबोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किया। या एक झिल्ली रहित संरचना है, इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइबोसोम क्या है, कोशिका में जो पाए जाने वाला है, क्या है, एक कोशिका अंग है जो कि सबसे छोटा है, कोशिका अंग सेल के अंदर, और यह क्या है, झिल्ली रहित है बिल्कुल। और इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी। फ्लोएम मतलब पादक उत्तक है, टिश्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल तथा लवण को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यह नीचे से ऊपर की ओर एकल दिशा कार्य करता है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो जानते हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं फोलम जो है, फोलम है वो जल और लवण को नहीं, बल्कि वो हमारा क्या होता है, भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और ये नीचे से ऊपर एकल दिशा नहीं चलता, वो सभी दिशाओं में चलता है। तो इसीलिए दोनों गलत है, और दोनों स्टेटमेंट किसके लिए, जाइलम के लिए सही है, फोलम के लिए दोनों उल्टा है, ठीक। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित होती है। हीरे का चमकता, बी पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, सी रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, और डी रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई पड़ना। तो बताइए कौन सा अपवर्तन के कारण, बाकी सब परावर्तन के कारण हो रहा है, एक अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो कौन सा है, रात्रि में जो हमारे तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण है, तो जब लाइट जब जाती है तो थोड़ा सा टील होते हुए निकलती है, तो इसके कारण क्या होता है, जिगजैग टाइप से बनाते हुए जाती है, तो हमें दिखाई देता है कि तारे टिमटिमा रहे। प्रसव तरंगों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, बी गठिया रोग के उपचार में, सी समुद्र की गहराई का पता लगाने में, डी उपरोक्त में से सभी में। तो आप जानते हैं कि प्रसव तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है, सभी में, ठीक ना, सभी चीज़ों में किया जाता है। दूध के भी बैक्टीरिया को मारने में भी किया जा सकता है, गठिया रोग के उपचार में भी, और समुद्र की गहराई में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा
वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण है? ए द्रव का घनत्व, बी वायुमंडलीय दाब, सी गुरुत्वाकर्षण और डी पृष्ठीय तनाव मतलब सरफेस टेंशन। तो जानते हैं कि जो कोई भी जो गोला रहता है, बूंद जो गोला दिखाई पड़ता है, तो गोल होने का पीछे कारण उसका सरफेस टेंशन, ठीक ना, याद रखिएगा। कभी घनत्व दाब वगैरह नहीं, सरफेस टेंशन के कारण ही बूंद गोला दिखाई मतलब गोल आकार में, गोलाकार आकार में होता है। ठीक। ध्वनि की दाब को बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल 4 गुनी हो जाएगी, चाल दुगुनी हो जाएगी, चाल आधी हो जाएगी और चाल अपरिवर्तित रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो जानते हैं कि ध्वनि पे दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप दाब कितना भी बढ़ा दो, तो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब जानते हैं एसिडिटी अगर हो जाए किसी भी व्यक्ति को तो क्या ऐसा चीज लेना चाहिए ताकि एसिडिटी समाप्त हो जाएगा? तो इसका क्या होगा आंसर? बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति से आतिशबाजी में हरा रंग आता है? मतलब जब लोग पटाखा वगैरह फोड़ते हैं तो वहाँ पर हरा रंग किसके कारण, या फिर जो भी हरा रंग दिखाई देता है वो किसके कारण आता है? ए सोडियम, बी ब्रेमियम, सी अस्ट्रोनशियम, डी कैल्शियम। ठीक। तो अब बताइए कि किसके कारण हरा आता है? तो आप जानते हैं कि हरा किससे आता है? बी से, ठीक, बेरियम से, ठीक ना, और रेड वगैरह अस्ट्रोनशियम से आता है। ठीक। चश्मे के लेंस चश्मे के लेंस निर्माण करने के लिए निम्नलिखित किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ए पायरेक्स कांच, बी फ्लिंट कांच, सी क्रुक्स कांच और डी सोडा कांच। तो अब बताइए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है तो चश्मे के लिए? तो ये हम जानते हैं कि ये क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का जितना भी हम लोग प्रयोगशाला में जो सारा कीप वगैरह या बनाते हैं तो वो सारे वहाँ पे यूज होता है। फ्लिंट कांच जो हम लोग का बल्ब वगैरह में जो शीशा लगता है वही है, और सोडा कांच वगैरह का हम लोग यूज करते हैं घरेलू बर्तन के बनाने में। किडनी के कार्य करना बंद कर देने से हमारे शरीर पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव दिखाई पड़ेगा? अगर किडनी काम करना छोड़ दे तो क्या दिखाई देगा? ए शरीर में वसा का जमाव में वृद्धि, बी रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि, सी शरीर में प्रोटीन की अधिकता और डी रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि। तो अगर बताइए कि किडनी अगर खराब हो जाए और अगर वो काम नहीं कर रहे हो तो क्या हमारे शरीर में प्रभावित होगा? तो अब जानते हैं कि किडनी का काम ही है छानन करना, मतलब प्यूरिफाई करना। तो प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा तो क्या हमारे में वृद्धि हो जाएगा? नाइट्रोजन, यूरिया जो यूरिन होता है वो सही से छनेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्रोजन अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है? पौधा ए यूट्रिकुलेरिया, बी बालसम, सी डहेलिया और डी साल्विया। तो अब बताइए इसमें कौन सा एक पौधा है जो कि अपने नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है? कीटों का भक्षण करता है और खाता है। तो अब जानते हैं कि इस तरह के पौधे कहाँ मिलते हैं? मेघालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यूट्रिकुलेरिया। निम्नलिखित में कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम और डी कोशिका द्रव। तो अब बताइए कि कौन ऐसा जो कि जंतु में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है? तो अब जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो हम जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? ए 15 मीटर, बी 17 मीटर, सी 19 मीटर और डी 21 मीटर। तो अब जानते हैं कि जो न्यूनतम दूरी अगर आपको इको मतलब कि आपका ध्वनि पुनर ना सुनाई दे तो आपको कम से कम 17 मीटर दूरी से टकरा के आए तो ये सुनाई नहीं देगा। यदि ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहता है? अगर ध्वनि को हम वायु से जल में प्रवेश कराएंगे तो क्या अपरिवर्तित होगा? उसमें चेंजिंग नहीं।
ए आवृत्ति, बी वेग, सी तरंग दैर्घ्य, डी आयाम, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा आंसर, आप बताइए। तो इसका आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होता है, बाकी सब चेंज हो जाएगा, उसके चाल चाहे किसी भी फेज में जाए उसकी आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होगा। सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य हो जाता है, उसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है, उसका वेग अधिकतम हो जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आप जानते हैं कि जैसे वो अंतिम बिंदु पे पहुंचता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पराध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग हैं? धातु के ब्लॉक में दरारों का पता लगाना, कलपुर्जों की सफाई करना, शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाना, उपयुक्त में से सभी। तो आप जानते हैं कि अनुप्रयोग किसका, पराध्वनि का। अल्ट्रासाउंड वगैरह का भी तो यूज करते हैं ना, बच्चों गर्भ में बच्चों का पता लगाना कि गर्भ में बच्चे का हेल्थ स्वस्थ है कि नहीं, क्या कोई समस्या हो, तो इसका सभी में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन सा, पराध्वनि का। ठीक। निम्नलिखित कौन से द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटक नहीं है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी आइसोब्यूटेन। तो कौन एक है जो एलपीजी गैस का, जो घरेलू गैस है जिसको हम लोग खाना पकाने में यूज करते हैं, वो जिसमें इसका कंटेंट नहीं है? तो जानते हैं कि मीथेन जो है, आपको पता है कि मीथेन क्या है, मीथेन एलपीजी गैस में नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये हमारा एलपीजी गैस में रहता है, तो इसी से बना हुआ रहता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के प्राकिरण की परिघटनाओं को प्रदर्शित करती है? प्राकिरण, ए आकाश का नीला रंग, बी समुद्र के जल का नीला रंग, सी टिंडल का प्रभाव और डी उपरोक्त में से सभी। तो अब जानते हैं कि ये इसका क्या होगा आंसर, अब बताइए। प्राकिरण होने का, प्राकिरण मतलब स्केटिंग जो हो रहा है, तो स्केटिंग के कारण क्या होता है, सभी होता है। आकाश का नीला रंग, समुद्र के जल का नीला रंग, टिंडल का प्रभाव, और ये भी होता है जब सूरज सुबह में अगर हमें रेड दिखाई देता है तो उसका भी कारण यही है, प्राकिरण है। क्योंकि जो रेड कलर का प्राकिरण सबसे कम होता है, जिसके कारण हमें सुबह में सूरज और शाम के समय में हमें रेड दिखाई पड़ता है। ठीक, तो एक ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो जानते हैं घाव भरने में एक विटामिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो विटामिन सी। कठिन व्यायाम, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में दर्द किसके संचय के कारण होता है? ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो कोई एक अम्ल है जिसके कारण क्या होता है, अब ज़्यादा एक्सरसाइज किए तो उसके बाद थकान होता है, फिर बहुत सारा दर्द करता है मांसपेशियाँ। तो इसके पीछे का कौन सा अम्ल का होना, तो इसमें लैक्टिक अम्ल क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा मच्छर मनुष्य में डेंगू के लिए उत्तरदायी है? ए क्यूलेक्स, बी एडिज एजिप्टी, सी एनोफिलीज और डी एशियन टाइगर। तो अब बताइए इनमें से कौन सा डेंगू का होने के कारण, कौन एक मच्छर है जिसके कारण डेंगू फैलता है? तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी एडिज एजिप्टी। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम और डी वाट। तो बताइए विद्युत प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस का क्या होगा ऐसा यूनिट, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओम। ठीक ना। निम्नलिखित तो कौन सा एक मूल एसआई यूनिट या इकाई है? ए क्षेत्रफल, बी लंबाई, सी आयतन और डी दूरी। तो हम लोग मूल इकाई उसे कहते हैं, 7 है, उनमें से एक इनमें इसमें भी है, तो उसका क्या होगा, लंबाई। ठीक ना। किसी ध्वनि की प्रबलता एवं मृदुता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए पिच, बी आयाम, सी आवृत्ति और डी तरंग दैर्घ्य। मतलब ध्वनि में जैसे ऊंचा मधुर ध्वनि कहते हैं और एक बहुत प्रबलता मतलब बहुत तेज से ध्वनि और मधुर ध्वनि,
इसमें से किसके कारण से निर्धारित होता है? तो आप जानते हैं एम्पलीट्यूड के कारण, मतलब आयाम के कारण इसका निर्धारण होता है। जितना आयाम बड़ा बनेगा उतना ध्वनि क्या होगी, प्रबल होगी, और जितना कम होगा उतना क्या होती है, मधुर होती है। ठीक। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तब तार का प्रतिरोध में क्या होगा? ए कमी होगी, बी नियत रहेगा, सी वृद्धि होगी और डी शून्य रहेगा। तो बताइए क्या होगा? अगर हमने तार काट देने से क्या होगा, जब हमारा एरिया कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। सी आंसर। ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव में उपयोग किए जाने वाला स्याही का एक प्रमुख घटक है। ए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बी सिल्वर नाइट्रेट, सी टाइटेनियम डाइऑक्साइड और डी आयरन ऑक्साइड। तो अब जानते हैं कि चुनाव में जो हम लोग इंक लगाते हैं, जैसे कि हमने लोग भी ये इंक लगाया हुआ, वोट दिया, तो इससे क्या हो जाता है, ये सिल्वर नाइट्रेट। ठीक ना, इसमें कौन सा रहता है, बी सिल्वर नाइट्रेट। निम्नलिखित तो कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रबड़ बैंड को खींचने, बी बर्फ का पिघलना, सी निक्षेपण और डी प्रकाश संश्लेषण। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक घटना का उदाहरण है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ए नीति आयोग द्वारा, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सी श्रम ब्यूरो द्वारा, डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो अब जानते हैं कि जीडीपी जो हम लोग निकालते हैं कि हाँ हमारा देश का जीडीपी इतना है, तो जीडीपी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है? मतलब आर्थिक विकास किसे माना जाता है बढ़िया संकेतक? तो ए निवल राष्ट्रीय उत्पादन, बी प्रति व्यक्ति आय, सी सकल घरेलू उत्पाद और डी निवल होगा, निवाला लिख दिया, सॉरी, निवल घरेलू उत्पाद। थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो निवल घरेलू उत्पाद। तो अब बताइए इनमें से कौन सा ये सही है, जिससे हम आर्थिक विकास, किसी देश का आर्थिक विकास के बेहतर के बारे में पता करना हो तो आपको ये पता कीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कैसा है वहाँ का। ठीक, इसी से बेस्ट पता चलता है वहाँ का आर्थिक विकास। भारत में व्यक्तिगत आयकर एक प्रकार का है, ए प्रतिगामी कर, बी अनुपातिक कर, सी प्रगतिशील कर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयकर जो इनकम टैक्स है वो किस प्रकार का टैक्स है? प्रतिगामी है, अनुपातिक है कर है, या प्रगतिशील कर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जानते हैं ना, प्रोग्रेसिव कर है। कौन सा? इनकम टैक्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि प्रगतिशील प्रोग्रेसिव है, जो जितना कमा रहा है उसको उतना टैक्स देना पड़ रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर अप्रत्यक्ष कर जितना भी है, जीएसटी वगैरह, वो प्रतिगामी कर कहलाता है। ठीक, तो प्रगतिशील कर है कौन सा? आयकर। आप जितना कमाओगे उतना टैक्स दोगे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गांधीवादी योजना 1943 में आया था, मुंबई योजना 1944 में, सर्वोदय योजना 1950 में, पीपल्स प्लान 1945 में। तो बताइए कौन एक है जो कि गलत है? तो अब जानते हैं कि गांधीवादी जो योजना था नारायण अग्रवाल जी लाए थे, वो लाए थे, कब लाए थे? 1944 में। ठीक ना, बाकी ये सारे सही है। ठीक, तो इसमें कौन सा गलत हुआ? आपका गांधीवादी योजना। ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? ए गरीबी उन्मूलन, बी रोजगार सृजन, सी शिक्षा का मूल्यांकन, डी सतत विकास। तो जानते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1983 में गठित हुआ था और 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था ना। आवर कॉमन फ्यूचर इसका क्या था? रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, तो इसमें कब ये क्या किससे रिलेटेड था? ये हमारा सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था। ठीक, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये तो इजी क्वेश्चन है। ए 1948, बी 1952, सी 1950 और डी 1956। तो आपको पता है कि योजना आयोग कब बना था। फिर 50 के बाद नीति आयोग कब हो गया? 1 जनवरी 2015 से फिर नीति आयोग हो गई कन्वर्ट। लीड बैंक योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1965, बी 1969, सी 1975 और डी 1982। तो लीड बैंक योजना का कहने का आशय ये था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में
जिला स्तर पे था, जिस जिला में जिस बैंक का सबसे अधिक अकाउंट खुला हुआ हो जिस बैंक के अंतर्गत, तो उससे लीड बैंक की घोषणा कर दिया और उसको मेन काम करने के लिए वहाँ का विकास के लिए दिया गया था, तो इसीलिए उसको लीड बैंक की योजना कहा गया। तो ये स्टार्ट हुआ था कब? 1969 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? इसे इस वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था। यह 12 मापदंडों पर मृदा की स्थिति प्रदान करती है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था, ठीक ना? कब किया गया था? 2015 में। और इसका जो है 12 सही है, 12 मापदंडों पर मृदा का किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। दूसरा, योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी। तो अब ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों एक और 2 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब जानते हैं कि इसमें से क्या होगा। ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो 2018-19 में शुरू किया गया था, 18 में शुरू किया गया था, लेकिन 19 का फरवरी में पैसा मिला था। तो यह योजना क्या केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। केंद्रीय प्रायोजित कहने का मतलब होता है केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिल के पैसा दे रही नहीं है। ये सिर्फ सेंट्रल की योजना स्कीम है। इसमें 100% जो भी पैसा दिया जा रहा है वो सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ठीक। और ये सही है दूसरा स्टेटमेंट कि ये जो है सभी किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों पर 2-2 हज़ार में दिया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, बी आंसर होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं? राजस्व प्राप्ति मतलब राजस्व प्राप्त होना। ए लाभांश प्रॉफिट, बी सहायता अनुदान, सी ब्याज प्राप्ति और डी सब्सिडी। तो बताते राजस्व प्राप्ति, जिससे राजस्व प्राप्ति उसे कहते हैं ना कि वह प्राप्ति सरकार का वह प्राप्ति जिसके बदले उसे कुछ देना नहीं है, ठीक ना। तो उसको राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत लाते हैं, ठीक, रखते हैं, समझे। तो देखिए लाभांश, हाँ प्रॉफिट वगैरह, जैसे कि सपोर्ट एट कहीं पे इन्वेस्ट किया तो उसका प्रॉफिट, ये तो राजस्व प्राप्ति। सहायता अनुदान, अगर किसी ने सहायता किया, देश को अनुदान दिया तो किसी अदर कंट्री द्वारा, ये भी सही है राजस्व प्राप्ति। ब्याज प्राप्ति, ठीक है, हमने लोन दिया उसके बदले ब्याज मिला। लेकिन सब्सिडी हम लोग देते हैं, मतलब सरकार देती है किसी भी चीज़ को या वस्तु को, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या समाज के कल्याण के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम लोग सब्सिडी का सरकार प्रावधान करते हैं। ये राजस्व प्राप्ति नहीं है बल्कि राजस्व खर्च है। बिहार के निम्नलिखित में कौन से झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? ए जमुई, बी भागलपुर, सी कैमूर और डी नवादा। तो बताइए कौन सा ऐसा जो झारखंड के साथ सीमा नहीं करता। आप पता करिएगा कि कौन कौन सा झारखंड के साथ, कौन से जिले झारखंड के साथ सीमा शेयर करता है। तो कैमूर नहीं करता है। फिर सबसे प्राचीन लिखना चाहिए था, प्रणाली लिखा। प्राचीन चट्टानों में बिहार का निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? सबसे प्राचीन चट्टानें बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ए रोहतास, बी जमुई, सी वैशाली, डी किशनगंज। तो आपको पता है सबसे प्राचीन जो चट्टानें हमें कहाँ पाई जाती है? जमुई, और यही जो हमारा जमुई में मुंगेर वगैरह, जमुई मुंगेर के क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? सबसे प्राचीन चट्टानें प्राप्त होता है, ठीक ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोसी नदी दक्षिण से कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट, सोन नदी उत्तर से पटना में दानापुर के पास गंगा नदी में मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ये दोनों कथन गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। देखिए जो कोसी नदी है वो दक्षिण से नहीं बल्कि उत्तर से आती है ना भाई, ये उत्तर से आएगी ना, अब देख लेना। और जो सोन नदी उत्तर से नहीं दक्षिण से आएगी ना, समझे। तो इसके कारण से बाकी सब सही है।
बिहार का बंगाल के बाद दूसरा विभाजन कब हुआ था? ए 1912, बी 1936, सी 1937 और डी 2000। तो बिहार के बाद दूसरा विभाजन कहने का आशय है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। तो ये कब हुआ था? बी 1936 में। निम्नलिखित में से कौन 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान तीन कठिया प्रणाली खिलाफ गांधी जी से जुड़े थे? ए राम नवमी प्रसाद, बी मजरुल हक, सी जेबी कृपलानी और डी उपरोक्त में से सभी। तो जब 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे उस समय बहुत लोग जुड़े थे बिहार के, उनमें से तीनों भी है। इसके समझे, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। इस आंदोलन को चलाने के लिए 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे। इस आंदोलन का अनुयायी स्वयं को हल हदीस कहते थे। तो यह किस से संबंधित है, किस आंदोलन संबंधित है? ए खिलाफत आंदोलन, बी वहाबी आंदोलन, सी अहमदिया आंदोलन, डी अलीगढ़ आंदोलन। तो अब जानते हैं कि पटना जो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये कौन सा केंद्र? वहाबी आंदोलन। ये करीब 1930 से 1830 से लेके 1861 तक चला था। डेनमार्क ने बिहार में अपनी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? ए 1773, बी 1774, सी 1779 और डी 1765। तो बताइए डेनमार्क ने बिहार में कब अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे? तो ये 1774। 1919-20 के दरभंगा किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बिहार के मधुबनी जिले के किसानों का नेतृत्व प्रदान किया। ए स्वामी सहजानंद, बी स्वामी विद्यानंद, सी राहुल संस्कृत्यान और डी यदुनंद शर्मा। तो बताइए 1919-20 में एक दरभंगा के किसान आंदोलन का वो क्या किए थे, वो नेतृत्व किए थे। तो उनका कोई है, ये है स्वामी विद्यानंद थे। ठीक। राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मगध का पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? तो मगध का जो पहला उल्लेख ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। तो आप बताइए कि जो राजगीर का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो आपको ये पता है कि ये कहाँ से? अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ठीक है। बिहार में खनिज उत्पादन की दृष्टि से पायराइट बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? ए कैमूर, बी भोजपुर, सी रोहतास और डी औरंगाबाद। तो पायराइट जो है, जो बिहार में खनिज है, जो सबसे अधिक खनिज पायराइट बिहार से ही प्राप्त होता है, तो कहाँ पाया जाता है? कहाँ से? रोहतास से। बिहार में होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? ए मजरुल हक, बी सरफराज हुसैन खान, सी चंद्रवंशी सहाय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जब होम रूल स्टार्ट किया गया था 1916 में, तो उस समय जो उपाध्यक्ष, जो बिहार का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था बिहार में? तो ये कौन किए थे? मजरुल हक थे। ठीक ना। होम रूल से यही जुड़े हुए थे। चंपारण कृषि अधिनियम किस तारीख को अस्तित्व में आया था? ए 29 नवंबर 1917, बी 30 सितंबर 1917, सी 30 सितंबर 1918 और डी 1 मई 1918। तो चंपारण कृषि अधिनियम जो पारित हुआ था 17 में जो हुआ था, तो कब से लागू हो गया था कि नहीं? अब इच्छा है कि करना चाहे तो खेती कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, कोई दबाव नहीं। ये कब आया था? और जिसको पैसा अधिक लिया था उसको वापस करने का बात कहा गया था। तो वो था हमारा 1 मई 1918 से लागू हुआ था। ठीक। वैशाली किस वंश की राजधानी थी? ए हरियंक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी मौर्य वंश और डी गुप्त वंश। तो बताइए वैशाली किसकी राजधानी बनी थी ये चारों में से? तो अब जानते हैं कि शिशुनाग वंश का समय में एक कहा था वैशाली ऋषि का जो कालाशोक थे, उन्होंने ही जो द्वितीय बौद्ध संगीति का वो कराए थे सम्मेलन सभा। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है? ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी पटना और डी सिवान। तो जो बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आप जानते हैं कि ये कहाँ है? पटना।
निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य नहीं है? ए होरी, बी कजरी, सी झिझिया और डी लोरी कायन। तो बताइए कौन सा जो एक लोक नृत्य नहीं है बिहार का? तो बिहार का होरी लोक नृत्य है, कजरी भी है, झिझिया है, लेकिन लोरी कायन जो लोरिक विजय का जो है ना, ये गीत संगीत है, काव्य है। 75वें गणतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे? भारत का जो 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस है। ए मैक्रोन थे, ये गलत है। बी जस्टिन ट्रूडो, सी जो बाइडेन और डी ओलाफ स्कोल्ज। ठीक, तो अब बताइए इनमें से कौन आए थे? तो हमारा 2024 में कौन आए थे? फ्रांस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं ई मैक्रोन, वो आए थे। ठीक, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 2024 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा घोषित किया गया? ए ओमानी रियाल, बी यूरो, सी ब्रिटिश पाउंड और डी कुवैती दिनार। तो आप जानते हैं कि इसका कौन सा होगा? ये सबसे मजबूत मुद्रा अगर पूरा वर्ल्ड में तो कौन सा? कुवैती दिनार। एक करीब 274 रुपया लगभग एक दिनार होता कुवैती। भारत के प्रथम इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी केरल, डी तेलंगाना। तो इंडोर का जो एथलेटिक्स का जो केंद्र खोला गया वो कहाँ खोला गया है? उड़ीसा में। भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा निम्नलिखित में से किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ए भेरहवा को, बी पोखरा को, सी धनगढ़ी को और डी ललितपुर को। तो बताइए नेपाल का पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया? ये किया गया पोखरा को। ठीक ना, किसे किया गया? पोखरा। दस्तलिक अभ्यास 2024 भारत एवं किस मध्य एशियाई देश के बीच में आयोजित किया गया? ए तजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान और डी कजाकिस्तान। तो दस्तलिक किसके बीच में किया जाता है? जो सैन्य अभ्यास है, दो देशों के बीच का जो सैन्य अभ्यास है, तो ये हमारा उज्बेकिस्तान के साथ किया गया दस्तलिक। गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला एबल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया। वह किस देश की निवासी थी जो एबल पुरस्कार? ए आयरलैंड, बी नॉर्वे, सी फ्रांस, डी यूएसए। तो बताइए कि कौन सा देश के निवासी थे जिन्हें एबल पुरस्कार, मतलब कहा जाए गणित का नोबेल पुरस्कार किसे दिया? मिशेल टेलाग्रैंड को, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के। हाल ही में चंद्रमा के सियोलिक क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश निम्नलिखित में से कौन बना? ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया और डी कोरिया और डी यूएसए। ठीक, तो अब बताइए इसमें से कौन है? तो आपको ये बताइए। तो अब जानते हैं कि जो सॉफ्ट लैंडिंग अभी 5वां देश कौन बना? जापान। ये जरूर याद कीजिए, वीवीआई है। हाल ही में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित करने की घोषणा की गई? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी उत्तराखंड। तो जो गिद्धों की संख्या घट रही है उसके लिए क्या? वल्चर रेस्टोरेंट, मतलब उसके लिए खाना उना रखा जा रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? कोडरमा में खोला गया। तो कोडरमा किस राज्य में पड़ता है? ये झारखंड में। हाल ही में निम्नलिखित देश में से कौन सा एक जापान को पीछे करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन और डी इंग्लैंड। तो कौन ऐसा है जो कि जापान को पीछे करते हुए तीसरी, वर्ल्ड का तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया? तो अब जानते हैं अभी जापान को जर्मनी ही किया है, पीछे करते हुए जर्मनी बन गया। और भारत जानते हैं 5वां स्थान पे है, समझे। सबसे अमेरिका, चाइना, फिर ये जर्मनी, जापान, इंडिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किन दो महान विभूतियों को केंद्र सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ए गुलजार स्वामी राम भद्राचार्य, बी गुलजार जावेद अख्तर, सी जावेद अख्तर राम भद्राचार्य, सी गुलजार अमिताभ बच्चन। तो अब बताइए कि कौन है जिनको अभी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो इन कौन थे?
गुलजार और स्वामी भद्राचार्य। नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। सुदर्शन सेतु कहाँ है? सुदर्शन सेतु ये गुजरात में। अब जानते सुदर्शन सेतु ये बहुत पुराना सेतु है, मौर्य काल से ही जाना जाता है इसे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? ए मरियम नवाज, बी साजिया सिद्दीकी, सी नसीबा चन्ना और डी जमीला अहमद। तो बताए कौन एक ऐसी महिला जो पाकिस्तान में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये कौन है? मरियम नवाज। भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? ए आगरा, बी गुरुग्राम, सी गांधीनगर और डी सूरत। भीष्म पोर्टेबल मतलब भीष्म ऐसा पोर्टेबल है कि जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे करीब 40 से 45 टेस्ट किट होते हैं और आसानी से वहाँ पे किसी को जख्मी होने पे, मतलब घायल होने पे, चोट लगने पे, तो उस सारी चीज़ों का आसानी से टेस्ट होके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पोर्टेबल कहीं पे भी ले जा सकता है। तो इसका टेस्टिंग कहाँ हुआ? आगरा में, ठीक है। और इसका भीष्म पोर्टेबल को अस्पताल को भी यूक्रेन को भारत सरकार ने गिफ्ट किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्मार्ट है एक क्या है ये? ए टारपीडो, बी मल्टी बैरल लॉन्चर, सी ड्रोन और डी टैंक। तो जानते हैं कि स्मार्ट जो अभी DRDO ने सफल लॉन्च किया, तो क्या है वो? टारपीडो है, ठीक है ना। टारपीडो जो क्या करता है? सबमरीन पे अटैक करता है, कोई भी चल रहा है तो उसको मारने में। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने पुस्तक द विनर्स माइंडसेट लिखी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने लिखा है? ए शेन वाटसन, बी स्मिथ, सी विल स्मिथ और डी सेनवान। तो बताइए किसने लिखा द विनर्स माइंडसेट? तो इसका लिखने वाला कौन है? शेन वाटसन। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए कनाडा, बी USA, सी इटली और डी जर्मनी। तो बताइए 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ अभी हाल ही में? तो ये हमारा इटली में हुआ। कहाँ हुआ? इटली में। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी, सी जापान और डी स्विट्जरलैंड। तो बताइए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का जो बैठक हुआ था, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उस पर शांति लाने के लिए जो यूरोपियन देशों ने आपस में बैठे थे कि इससे इसमें शांति लाया जाए, तो ये बैठक कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। रसिया भाग नहीं लिया था। स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट, इस सूचकांक में भारत का 116वां स्थान रहा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं इसका क्या होगा? ये इसका दोनों, ठीक है ना। सी मतलब 1 तथा दोनों होंगे, ठीक है। दोनों में निम्नलिखित मध्य एशियाई देशों में से किस एक में हिजाब तथा इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? ए पाकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान और डी कजाकिस्तान। तो बताए कौन ऐसा मध्य एशिया देश है? जो 5 मध्य एशिया देश है उनमें से एक ऐसा देश है जहाँ पे हिजाब और इस्लाम परिधान, जो भी बुर्का वगैरह पहना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कौन सा देश है? बी ताजिकिस्तान। क्लॉडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? क्लॉडिया शिनबाम। ए अर्जेंटीना, बी पनामा, सी मेक्सिको और डी क्यूबा। समझे? तो कहाँ की बनी क्लॉडिया शिनबाम? अब बताइए। ये सारे इंपॉर्टेंट BPSC के संदर्भ से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन बनते हैं अर्जेंटीना के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा RLV री-लॉन्च व्हीकल से जुड़े तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इसका नाम क्या है? ए गरुड़, बी पुष्पक, सी बाज और डी जटायु। तो बताइए कि जो अभी ये जो RLV है सैटेलाइट रॉकेट है,
उसका भी सफलतापूर्वक हो गया, तो इसका नाम रखा गया क्या, पुष्पक, पुष्पक विमान। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो कौन सा राज्य है जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, तो ये और कोई नहीं, झारखंड। किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया गया। ए नेपाल, बी इराक, सी चीन और डी सऊदी अरब। तो समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा गया और ये विधेयक पारित भी कर लिया गया। तो ये कौन सा देश है, इराक, ठीक ना। इराक ऐसा देश है जो समलैंगिकता को अवैध घोषित कर दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि वेटलैंड पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की। ए बोलिविया, बी पेरू, सी ब्राजील और डी चिली। तो कौन ऐसा कहाँ का वेटलैंड है जो सबसे बड़ा वेटलैंड है, जिसका नाम है पेंटानल, जिसमें आग लगने के कारण वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो ये कहाँ है, ये ब्राजील, ठीक, याद रखिएगा। किस देश ने विश्व की पहली मानव रहित सैनिक प्रणाली की स्थापना की। ए रूस, बी यूएसए, सी यूके और डी यूक्रेन। मतलब कौन ऐसा देश है जिसने मानव रहित सैन्य प्रणाली का डेवलपमेंट कर रहा है या कर रहा है। तो ये जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, यूक्रेन, ठीक ना, यूक्रेन। निम्नलिखित में किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के उद्देश्य से मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया। ए नासा द्वारा, बी इसरो द्वारा, सी स्पेस एक्स द्वारा और डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। तो बताइए किसने जो स्पेस में जितना भी मिशन उत्सर्जन कहाँ से अधिक हो रहा है, अधिक उसका पता लगाने के लिए कि कहाँ से अधिक निकल रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए को मीथेन सेट उपग्रह भेजा जाएगा। तो उसको किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, तो अब जानते हैं इसको भेजने का काम कौन कर रहा है, स्पेस एक्स, ठीक। स्पेस एक्स का वैज्ञानिकों द्वारा नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर की गई। अभी हाल ही वैज्ञानिकों ने नॉक्टिस ज्वालामुखी का पता लगाया। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि और डी शुक्र। तो कहाँ पे नॉक्टिस ज्वालामुखी का पता लगाया गया, तो आप बताइए। तो ये कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बना। WHO जारी करता है, तो पाया गया कि 2023 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। ए बांग्लादेश, बी घाना, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो बताइए सबसे एयर क्वालिटी वाला प्रदूषण वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। और भारत का नंबर कितना है, 3rd नंबर। निम्नलिखित तो कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। गर्भपात संवैधानिक दर्जा मतलब अगर जरूरत पड़ा तो आप गर्भपात करा सकते हैं। तो देने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बना। ए यूएसए, बी फ्रांस, सी यूके और डी पुर्तगाल। तो अब बताइए कौन सा है ये देश, ये फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ए वर्ष 2032 तक, वर्ष 2035 तक, सी वर्ष 2020 तक, डी वर्ष 2030 तक। तो बताइए कि जो स्पेस में मालवा पड़ा हुआ है, डस्ट गार्बेज, तो उसको हटाने के लिए, मुक्त करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा इसरो। तो अब जानते हैं कि इसरो कब तक रखा है, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, ठीक। चलिए, आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ए वेनेजुएला, बी चिली, सी पेरू, डी ग्वाटेमाला। मतलब कौन ऐसा देश है जिसका सभी ग्लेशियर क्या हो गया, मेल्ट हो गया, सभी क्या हो गया, इसका समाप्त हो गया। तो ये कौन सा देश है, तो ये अब बताइए ये कौन सा है, वेनेजुएला, ठीक। अब इसके बाद 1 से 41 से लेके 150 तक क्या है,
ये मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये मैंने इसमें नहीं डाला हूँ क्योंकि उससे आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और वहाँ पे जिस जिस टॉपिक से पूछा उसको थोड़ा बना लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं और वहाँ से ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। उसमें ज़्यादा लग। अब चलिए, आज का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपका हेल्पफुल होने वाला और आपको लगा कि हाँ कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, देखने के लिए थैंक यू।